आता है आपके पास कॉल बैक्स का। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस का आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले एसिंक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं? जब कोई फंक्शन किसी कॉल बैक फंक्शंस होते क्या सबसे पहले, जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट बन के जाए वो होता है कॉल बैक फंक्शन। क्या कहा मैंने? जब एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट बन के जाए दूसरे फंक्शन में वो होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। अभी तक आपने आर्ग्यूमेंट में क्या क्या पास किया है? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने आज तक कभी एज एन आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन पास नहीं किया, तो अब हम करके देख लेते हैं। अच्छा, ये पास क्यों करते हैं हम? कि अपना काम जब हमें किसी और से कराना हो तो वो हम क्या करते हैं? कॉल बैक्स में रख देते हैं। सही है, सारी बातें बंद, नजरें सारी स्क्रीन पे। अच्छा, अभी मैं कॉल बैक्स का सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ। ठीक है, कॉल बैक्स लिखते कैसे, उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन है उसके बाद देखें। मैंने एक फंक्शन डिफाइन, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन एरो भी हो सकता है और फंक्शन कीवर्ड। मैंने कहा फंक्शन 1 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स कॉन्स्ट 2, यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन लिख लिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये हो, जो मेरा 2 है ना, ये है मेरा कॉल बैक फंक्शन। यानी ये मेरा 2 फंक्शन जो है वो एक आर्ग्यूमेंट बनकर पास होगा। मेरा 2 फंक्शन क्या होगा? एक आर्ग्यूमेंट बन के पास होगा, इसलिए कहला जाएगा कॉल बैक फंक्शन। और जो फंक्शन इस कॉल बैक को एक्सेप्ट करे वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया हायर ऑर्डर। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसको पैरामीटर भी तो पास करना है, जाहिर सी बात है। जब ये 1 फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट हायर ऑर्डर है और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा किस चीज़ का? एक फंक्शन का, तो इसको पैरामीटर भी तो पास करना पड़ेगा, ये हमने अभी देखा। तो मैं इसको एक नाम दे दूंगा CB। CB का मतलब कॉल बैक। ज़रूरी नहीं है इसका नाम CB हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट मीनिंगफुल नाम रखने के लिए हम या CB लिख लें या पूरा कॉल बैक लिख लें इस तरह से। ठीक है जी, अभी मैं इसका नाम CB रख लेता हूँ। अब इसकी टाइप क्या होगी? टाइप हम अभी रहने देते हैं, इसके बाद देखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस CB को यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है जी। जब मैंने पहले पैरामीटर्स बनाए थे, अभी जो हम पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नेम पास किया, इस नेम को यहाँ यूज़ भी तो किया। तो इसी तरह मैंने यहाँ CB यानी एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, एक पैरामीटर पास किया, उसको मैं यहाँ यूज़ भी करूँगा, मैं लिखूँगा CB। अब क्योंकि ये पैरामीटर एक फंक्शन है ना, ये पैरामीटर एक फंक्शन है, तो इसके साथ लगेंगे राउंड ब्रैकेट्स। ये पैरामीटर अब मेरा एक नॉर्मल पैरामीटर नहीं, एक फंक्शन का पैरामीटर है। इस पैरामीटर पे मेरा एक आएगा फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? मेरी एक नॉर्मल स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन तो है नहीं, ये क्या है? मेरी एक फंक्शन। ये पैरामीटर मेरा एक फंक्शन है, तो मैंने लिखा CB यानी पैरामीटर का नाम, और इसके साथ मैंने लगा दिया राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ 2 में मैंने लिख लिया क्या? console.log 2। और इससे पहले मैं लिख लेता हूँ console.log 1। ठीक हो गया जी। ये मेरा 1 हायर ऑर्डर फंक्शन है, 2 मेरा कॉल बैक फंक्शन है। 1 में मैंने लिखा console.log 1 और CB यानी मैंने पैरामीटर को यहाँ पे कॉल करा दिया। पैरामीटर को कॉल क्यों कराया? क्योंकि ये पैरामीटर मेरा एक फंक्शन है, नॉर्मल स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन तो है नहीं, तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसलिए ये राउंड ब्रैकेट्स यहीं लग गए। अब जाहिर सी बात है, मुझे इस 1 फंक्शन को कॉल कराना है, 2 को तो इसमें पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? 1 राउंड ब्रैकेट्स। ये 1 मेरा क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन है, और 2 क्या है? कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है? वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट बन के पास हो। यानी 1 फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट जब 2 पास होगा तो 2 मेरा होगा कॉल बैक फंक्शन, 1 मेरा होगा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो 2 मैंने इस तरह से लिख दिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कॉल बैक फंक्शन पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, जब
कॉल बैक फंक्शन पास होगा एज एन आर्गुमेंट तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। अब आप पूछेंगे भाई जब राउंड ब्रैकेट्स लगे ही नहीं, अच्छा पहले ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कॉल बैक्स का तरीका यही है लिखने का कि जब कॉल बैक को आप एज एन आर्गुमेंट लिखते हैं तो उसको राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते। दूसरा सवाल आपके जहन में ये आएगा भाई जब राउंड ब्रैकेट्स लगाए ही नहीं है तो कॉल कैसे होगा? इसका आंसर कैसे आएगा? तो भाई जब आपने 1 लिखा, 1 में आपने 2 पास किया, ये 2 क्या है? एक आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट गया सीबी में, सीबी ये है एक फंक्शन और इस फंक्शन के साथ आपके राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए। सही है? दोबारा मैं रिपीट करता हूं। 1 फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन, 2 फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। सही है? कंसोल डॉट लॉग 1 सीबी मेरा एक पैरामीटर है 1 फंक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे इस हायर ऑर्डर फंक्शन में एक और फंक्शन पास करना है एज एन आर्गुमेंट। तो जब आर्गुमेंट देना होता है तो मैं पैरामीटर्स तो लाजमी लगाता हूं। ठीक हो गया जी। अब 2 फंक्शन है मेरा, ये है कि मैंने एक और फंक्शन लिखा। अब इस 2 फंक्शन में मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 2। अब मैंने इस 1 फंक्शन को कॉल किया जो कि मेरा मेन फंक्शन था, जाहिर सी बात है कॉल करूंगा तभी तो चलेगा। मैंने 1 फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और 2 जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक यानी खुद एक फंक्शन, ये एरो फंक्शन है ना, जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट बन के पास हो तो वो होता है कॉल बैक। इस डेफिनेशन को रख लीजिए। तो जब मैंने 1 कॉल किया और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, जब कॉल बैक फंक्शन पास होता है तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते। ठीक है? राउंड ब्रैकेट्स मत लगाइएगा। जब एक कॉल बैक फंक्शन पास होता है तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते। अब सवाल ये है कि भाई राउंड ब्रैकेट्स नहीं आए तो चलेगा कैसे? तो चलेगा वो ऐसे कि आपने 2 एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया, ये 2 गया इस पैरामीटर में सीबी में, ये सीबी आपने यहाँ कॉल किया, क्योंकि अब ये फंक्शन था तो आपने इसके पैरामीटर्स राउंड ब्रैकेट्स यहीं पे लगा दिए। ठीक है? अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ऑफकोर्स आपको अभी मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ इसका एक सिंटेक्स बता रहा हूँ, यानी लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ सेट टाइम आउट भी लगा दूंगा तो 2 चीज़ें एक साथ समझने में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए अभी मैंने आपको सिर्फ एक लिखने का तरीका बताया। अब इसकी एग्जीक्यूशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगी, एक में 1 आएगा, एक में 2 आएगा, इस तरह से। ठीक है? ये आपके लिए नॉर्मल है। आपके लिए जो भी एक मेन चीज़ है वो ये है। ठीक है? इसको अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, नोट डाउन करना चाहे तो कर लें। फोटो खींचो उसकी। नहीं, स्ट्रिंग पास करेंगे ना तो फिर कॉल बैक फंक्शन का मतलब ही खत्म हो जाएगा ना। ये मैंने 2 पास कर दिया तो ये तो स्ट्रिंग हो गए ना जो आपने पहले किया था। फंक्शन है ना ये कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन थोड़ी ना, तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन एक तो वो फंक्शन जो एज एन आर्गुमेंट बन के पास हो। क्यों जरूरी है? एसिंक्रोनस के लिए, एसिंक्रोनस के लिए, एसिंक्रोनस टास्क के लिए आप कॉल बैक फंक्शंस को यूज कर सकते हैं इस तरह से। आपका ये 1 फंक्शन है, लेकिन इस 1 फंक्शन का कुछ मेजर काम जो कि एसिंक्रोनस है। क्या है? एसिंक्रोनस। आप सपोज कीजिए यहाँ पे एक डेटाबेस की क्वेरी लिखी हुई है। अब डेटाबेस की क्वेरी लिखी हुई है मतलब एसिंक्रोनस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की जगह डेटाबेस क्वेरी। ठीक है? इस तरह से। सही है? तो वो काम जो आप अपना काम किसी और से करवाएं। आपको अपने घर की चीज़ें मंगानी थी, एक तो आधा काम आपने ले लिया, आधा काम आपने किसी अपने दोस्त को दे दिया। तो जो आप अपना काम किसी और से करवाए ना, ये था कॉल बैक। सही है? आपके घर का कुछ काम है, आपने आधा काम अपने जिम्मे ले लिया, आधा काम अपने दोस्त को कहा भाई आप ये कर दो। तो अब आप ही के घर का काम आपका दोस्त कर रहा है, यानी एक दूसरा फंक्शन कर रहा है, तो वो क्या है? कॉल बैक है। से आते हैं अपना महंगा पेट्रोल जला के। अगर प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ मेरी सुनी या अपनी दूसरी टीचर्स की सुनी तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही है?
प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, चाहे आपको 60% समझ आए, 40% समझ आए, 100% भी समझ आए तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी है। अच्छा, कोई हैंड रेस करके बोले अगर कुछ बोल रहा है तो, मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन एक पार्ट है एसिंक प्रोग्रामिंग का। ये कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, जब कोई फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट बन के पास हो किसी दूसरे फंक्शन में, तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन। ये टू क्या है, एक फंक्शन, ये टू एक कॉल बैक फंक्शन है, ये टू एक फंक्शन है जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट बन के पास हुआ किसी दूसरे फंक्शन में। सही है, ये होती है कॉल बैक की डेफिनेशन। सही है। अब जो फंक्शन ये तो हो गए कॉल बैक फंक्शन। अब जो फंक्शन इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। सही है, जो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। अब ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है। क्या है, ये मेरा मेन फंक्शन है और ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। मैंने यहाँ पे लिखा, अब जाहिर सी बात है ये एक मेन फंक्शन है, यानी ये वो फंक्शन है जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, अभी हमने रिवाइज भी किया। ये वो फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट लेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीबी मतलब कॉल बैक। मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन को पैरामीटर दिया कॉल बैक। अब मैंने क्या किया, इस पैरामीटर को मुझे यूज भी तो करना है जो हम पहले करके देख चुके हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया सीबी। ठीक है, अब क्योंकि ये सीबी एक फंक्शन है, क्या है, ये सीबी, ये कॉल बैक क्या है, ये पैरामीटर क्या है, एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दी। सही है, यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? पैरामीटर की टाइप अभी देखो। सही है, यहां पे मैंने क्या किया, एक सीबी लिख दिया और इसको राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल कर दिया। अब जब मैंने इसको कॉल किया ना, तो ये क्या है, सीबी, यानी मेरा एक दूसरा फंक्शन है। और मेरा दूसरा फंक्शन कौन सा है, ये टू। ये दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, टू वाला फंक्शन। इसमें मैंने लिख दिया console.log database query। ठीक है, असल मायनों में मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा। अभी हम सिर्फ इस सिंटैक्स पे और इस एग्जीक्यूशन पे, इसके फ्लो पे जो है वो फोकस करते हैं। यहाँ सीबी क्यों लगाया, राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाई, ये क्लियर है सबको? यस और नो? सही। अब console.log2 मैंने यहाँ लिखा console.log2 डेटाबेस क्वेरी, यानी असल मायनों में इस फंक्शन में मेरी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल, अभी तो हमें डेटाबेस आता नहीं है, तो मैंने लिख दिया console.log डेटाबेस क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और 2। 1 मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये 1 फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर दे रहा है मुझे, तो मुझे इसको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। ये 1 फंक्शन एक पैरामीटर मांग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ कॉल किया, तो अब ये मुझसे आर्गुमेंट भी मांगेगा, जो हम पहले करके देख चुके हैं। अब इस आर्गुमेंट में मैंने एक फंक्शन पास कर दिया। अभी तक मैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन कर रहा था, एरे कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था। यहाँ पे अब इसमें मैंने एक क्या कर दिया, फंक्शन पास कर दिया। अब क्योंकि एक फंक्शन में एक फंक्शन पास हो रहा है, तो वो होता है कॉल बैक। और जैसे ही ये 1 चलेगा, 1 में आर्गुमेंट है इस टू का, तो देखिए 2 यहाँ पे आ गया डेटाबेस क्वेरी। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह से देखें एरर आ गया। क्या एरर आया भैया, मैंने कुछ मिस, अच्छा देखें। अब आपकी जो बात थी, आपने जो कहा था स्ट्रिंग पास कर दो, तो देखें यहाँ पे उसने एरर दे दिया। मैंने इसको यहाँ पे 2 रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अब स्ट्रिंग के साथ तो राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं, ये फंक्शन के साथ ही लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर मेरे पास आ गया था। इसको मैंने रिमूव किया, इस कोड को चलाया, और देखिए मेरे पास 1 और 2 फ़ौरन से आ गए। अब ये फ़ौरन से क्यों आया? ऑफ कोर्स अभी हमने सिर्फ सिंटैक्स लिखा है, यहाँ पे हमने वो कोड लिखा ही नहीं है। अब किसी का कोई सवाल है? एरर क्या आ रहा है? टाइप का एरर आ रहा है। टाइप एरर आ रहा है। टाइप एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ts कॉन्फ़िग बनाई हुई होगी। ठीक है, अच्छा इसकी टाइप भी लिख लेते हैं।
भाई स्ट्रिंग की क्या टाइप थी? भाई मुझे अगर स्ट्रिंग देना होता तो मैं स्ट्रिंग लिखता था, नंबर में नंबर, बूलियन में बूलियन। अब जब मेरे पास एक फंक्शन की टाइप होती है ना, तो वो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। आपने टाइप एलियासिस पढ़े हुए? मैंने लिखा है इसको टाइप एलियास भी कर सकता हूँ और यहाँ कॉलन लगा के यहाँ भी कर सकता हूँ। मैं इसको लिखा टाइप FN, नाम कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। ये मेरे टाइप एलियास का क्या है, सिंटेक्स है। अभी मैं इसको यहीं कर लेता हूँ ताकि फिर आपको एक बीच में टाइप एलियास से भी गुजरना पड़ेगा। मैंने सीधा यहाँ CV के बाद लगाया क्या, कॉलन। अब ये CV क्या है, एक फंक्शन है कि एक स्ट्रिंग है? फंक्शन है कि स्ट्रिंग है? फंक्शन है। तो फंक्शन होते हैं राउंड ब्रैकेट्स, इसके बाद एक एरो। अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। ये फंक्शन मुझे यहाँ कहीं रिटर्न स्टेटमेंट नजर आ रहा है लिखा हुआ? यस। नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब होता है ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, वॉइड। तो ये इसकी टाइप है वॉइड। अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्ट्रिंग में एस रिटर्न, मैंने लिख दिया हेलो, अब इसकी टाइप हो जाएगी यहाँ से वॉइड से हटा के मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। सही है। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा, अपने कोड को रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, तो देखिए मेरे पास 1 और 2 इस तरह से आ गया। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको टाइप में वॉइड कर देता हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अभी तो देखें, अब मेरे पास आप एज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई डेटाबेस क्वेरी लिखी हुई है। अब वो डेटाबेस क्वेरी लिखी है, यानी एक कॉल बैक है, फिर 2, 3, 10, 15, 20, जैसे जैसे मेरी एप्लीकेशन का स्कोप बढ़ता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, ये कोड, ये जो कॉल बैक फंक्शंस है ना, ये और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। सही है। अभी तो इसमें अगर कोई एरर आया तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, डीबगिंग कर लेंगे, यानी मसले का हल निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई एरर आ गया तो आप क्या करेंगे? जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई तो आपका कोड कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। देखें, ये स्टेप 1 क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन पास हुआ है, यानी एक फंक्शन है, इसके अंदर एक फंक्शन पास हुआ है, कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन का स्कोप बढ़ेगा ना, आपका कोड इस तरह से दिखता चला जाएगा। अब इस तरह के कोड को आप डीबग करना बहुत मुश्किल है। भाई कहीं एरर किस कोने में आया, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, इसलिए नहीं कि आप लोग बिगनर है तो आप ही के साथ ये मसला होगा। प्रोफेशनल्स भी इस तरह के कोड लिखने को दूर भागते हैं। इस तरह के कोड को कहते हैं कॉल बैक हेल। क्या कहते हैं? कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल, हेलो नहीं हेल, कॉल बैक हेल। हेल का क्या मतलब होता है? दोज़ख, जहन्नम। अब इस कोड में अगर कोई मसला आ गया तो आपकी ज़िंदगी तो जहन्नम हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास, या इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कॉल बैक से हटकर, वो है प्रोमिसेस का। किस चीज़ का है? प्रोमिसेस का। अच्छा, अभी एक चीज़ और बता दूं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आपने कॉल बैक या सेट टाइम आउट कहाँ लगेगा, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में आके आपने मिस हिना को और सर हुनैन को अपना होमवर्क क्लास में दिखाना। अगर आपके पास टाइम है, मुझे पता है आप लोग बड़े सेठ लोग हैं, होमवर्क करने का टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन भाई मेहरबानी करके होमवर्क कर लेना, प्रैक्टिस भी करना, चाहे जितना समझ आए जितना समझ नहीं आए। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोमिसेस पे। इस कॉल बैक हेल को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक जो है वो है, क्या है, एक और फीचर है प्रोमिसेस का। ठीक है। सबसे पहली चीज़ प्रोमिसेस में आप क्या करेंगे, आप एक TS कॉन्फिग फाइल बनाएंगे। क्या करेंगे? TS कॉन्फिग फाइल इस वक्त मेरे पास नहीं बनी हुई, तो मैं बना लेता हूँ। ये देखिए, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई TS कॉन्फिग फाइल नहीं बनी हुई। तो मैं क्या करता हूँ, TS कॉन्फिग फाइल बनाने के लिए एक कमांड होती है, क्या होती है?
TSC यानी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल, डैश डैश बोल लें, हाइफन हाइफन बोल लें, माइनस माइनस बोल लें, कुछ भी बोल लें। इसके बाद लगाएंगे आप इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। तो आपने टाइप स्क्रिप्ट इनिट करके इनिशियलाइज किया, एंटर किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक क्रिएटेड अ TS कॉन्फिग फाइल आ गया। अब जब मैं अपने साइड बार में जाऊंगा तो देखिए मेरे पास एक TS कॉन्फिग फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, तो प्रॉमिस इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ लाजमी है। ठीक हो गया जी। अब मैं अपनी TS कॉन्फिग फाइल में आता हूँ, कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। लाइन नंबर 14 पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक टारगेट है ESC 2016। इस टारगेट का क्या मतलब है कि ये जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये इस ECMAScript के वर्जन में कंपाइल होगी। मैंने इसको कहा भाई TSC आप 2020 करो, 2022 भी कर सकते हो आप, मैंने इसको 2022 कर लिया। मैंने आप इसको टारगेट कर लो। अभी फिलहाल हमें नोड नेक्स्ट वगैरह करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये एक ही चेंज हम करेंगे तो चल जाएगा। कॉल बैक्स के बाद प्रोमिसेस के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक अपना यूज़र डिफाइन खुद से फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने कहा लेट मेक प्रॉमिस, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पास्कल केस में मैंने इसको रख लिया, एरो फंक्शन भी और नॉर्मल फंक्शन भी चल जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन मैंने डिफाइन किया। इसके बाद एक अदद मैं लगाऊंगा प्रॉमिस। क्या लगाऊंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस इसके लिए क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आप लगाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट लगाना लाजमी है, आप नहीं लगाएंगे तो प्रॉमिस नहीं चलेगा। आपने लगाया रिटर्न स्टेटमेंट, आपने कहा भाई इस फंक्शन को मुझे रिटर्न करो, क्या, अपना प्रॉमिस। रिटर्न लगाया, रिटर्न के फौरन बाद आप एक और कीवर्ड लगाएंगे न्यू का। क्या लगाएंगे, न्यू का कीवर्ड। इसके बाद आप लिखेंगे प्रॉमिस। प्रॉमिस की स्पेलिंग जो है वो प्रॉमिस का जो P है वो कैपिटल होगा इस तरह से। आपने इस तरह नहीं करना, आपने प्रॉमिस को इस तरह लिखना है। अब ये राउंड ब्रैकेट्स, ये हो गया आपका एक प्रॉमिस क्रिएट। अब ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, ये जब आप अपनी नेक्स्ट आने वाली 2-3 क्लासेस में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपने लिखा रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस में एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने अंदर एक और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से एरर चला गया। ये हो गया आपका प्रॉमिस क्रिएट। क्या किया आपने, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, रिटर्न के फौरन बाद एक न्यू का कीवर्ड लगाया, न्यू के कीवर्ड के बाद आपने एक फंक्शन बनाया लेट प्रॉमिस, ये मेरा खुद का फंक्शन है। रिटर्न का कीवर्ड लाजमी है, न्यू का कीवर्ड भी लाजमी है। आपने लगाया रिटर्न न्यू प्रॉमिस और एक फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर एक और फंक्शन कॉल करेगा। अभी हमने पढ़ा ना, एक फंक्शन अपने अंदर जब फंक्शन लेता है तो क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है। देखिए कॉल बैक की थी, आगे चलते हैं। अब इसको आप दीजिए कुछ पैरामीटर। प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, वादा। प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, वादा। अब ये अपने अंदर एक फंक्शन जो आपने अभी इसको डिफाइन, एक एरो फंक्शन दिया है ना, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स डिफाइन होंगे। ठीक है, वो 2 पैरामीटर्स के क्या नाम होंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, नाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, रिजॉल्व में आप रख दें वादा पूरा हो गया, रिजेक्ट की जगह रख दें वादा पूरा नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। लेकिन एक कन्वेंशन है कि आप इसको रिजॉल्व और रिजेक्ट रखें, कुछ और भी रख दिया तो मसला नहीं है। प्रॉमिस राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी प्रॉमिस एक कॉलबैक फंक्शन, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर, कौन से, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे सिर्फ हम रिजॉल्व पे काम करते हैं, रिजेक्ट में थोड़ी देर बाद करेंगे। मैंने यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कि प्रॉमिस के कॉलबैक फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर मैंने लिखा रिजॉल्व और मैंने लिख दिया आई एम रिजॉल्व। ठीक है कि भाई आपने वादा किया, प्रॉमिस किया, आपने कहा भाई मैं अच्छा प्रॉमिस करेंगे तो 2 आपके पास चांसेस है, या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल हम रिजॉल्व पे बात करें। आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व, यानी आपने जिससे भी कोई वादा किया वो पूरा हो गया तो रिजॉल्व आपने लिख दिया माई आई एम रिजॉल्व। अब आप क्या करेंगे, माई प्रॉमिस को कॉल करेंगे, यानी मेक प्रॉमिस को जो मेरा फंक्शन है, मेक प्रॉमिस को कॉल किया, राउंड ब्रैकेट्स लगा। आपने इस राउंड ब्रैकेट्स के फौरन बाद लगाया डॉट। अब देखिए जैसे ही आपने डॉट लगाया ना तो 3 चीज़ें आपके पास आ गई। सिंबल को छोड़ दें, आखिरी की 3 चीज़ें देखिए, कैच, फाइनली और देन। यानी आपने जब प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस को हैंडल भी करना होता है।
प्रॉमिस को हैंडल करने के क्या तरीके हैं? आप डॉट देन से करें, डॉट कैच से करें या डॉट फाइनली से करें। मैंने कहा भाई मैं डॉट देन से फिलहाल कराता हूँ और आपने यहाँ पे लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स। डॉट देन भी एक फंक्शन है, डॉट देन को आप नेक्स्ट लाइन में भी ले जाएं तो कोई बात नहीं, बट ये डॉट लगाना मत भूलिएगा, ये लाजमी है, ठीक है। इस डॉट को भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। एक कॉल बैक फंक्शन जाता है इस तरह से, और ये यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। ये अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा, RES यानी रिस्पॉन्स। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ ABCD लिख दें भी तो चल जाएगा, और यहाँ पे लिख दें console.log resolve। अब ये चला कैसे भाई, इतना सब तो लिख दिया। प्रॉमिस क्रिएट किया आपने, प्रॉमिस हुआ यहाँ पे रिजॉल्व। रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना मैं, अच्छा ध्यान से, ये रिजॉल्व एक फंक्शन है। क्या है ये? लास्ट में मैंने पिछली बार क्या किया था थोड़ी देर पहले, CB को एक पैरामीटर को राउंड ब्रैकेट्स लगा के कॉल किया था, तो यहाँ भी रिजॉल्व के एक पैरामीटर को राउंड ब्रैकेट लगा के मैं कॉल कर रहा हूँ। अब समझ आया कॉल बैक और क्या होता है? तो रिजॉल्व एक फंक्शन है, तो राउंड ब्रैकेट्स लगा के मैंने लिख दिया I am resolved। अच्छा, अभी चलता कैसे भाई? जब भी आपका प्रॉमिस क्रिएट होगा, प्रॉमिस अगर आपका रिजॉल्व हो गया यानी आपने अपना वादा पूरा कर दिया, तो चलेगा डॉट देन। क्या चलेगा? डॉट देन चलेगा। ये आपका प्रॉमिस आपने लिखा, आपने किया भैया प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व, प्रॉमिस हुआ रिजॉल्व, तो डॉट देन चलेगा। यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। हो रहा है, तो डॉट देन चलेगा। अब जैसे ही ये प्रॉमिस चला, रिजॉल्व हुआ, ये ढूंढेगा, फाइंड करेगा एक डॉट देन को। इस डॉट देन में मैंने कहा भाई एक पैरामीटर है आई एम रिजॉल्व, इसने ढूंढा किसको? डॉट देन को, क्योंकि मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट इसमें गया और ये कंसोल डॉट लॉग में आ गया। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये किस तरह चलते हैं, ये तो अब आपको ख्वाब में भी आता होगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। रिजॉल्व, इसने एक आर्ग्यूमेंट लिया आई एम रिजॉल्व, डॉट देन चला, रिजॉल्व हमेशा ढूंढेगा किसको? डॉट देन। तो डॉट देन में आपने एक पैरामीटर इसीलिए पास किया कि भैया इसमें जो आ रहा है वो इस पैरामीटर में है, और इस पैरामीटर में जो आ रहा है वो आप कंसोल करा दो, ताकि इस CLI में, इस टर्मिनल में, इस काले डब्बे में आपको वो चीज़ दिखे। तो मैंने जैसे ही इसको रन किया, होपफुली मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूँ जी, ये चल जाएगा। मैंने इसको एंटर किया तो देखें ये चल गया, I am resolved। सही है। मैं अपनी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लॉजिक चेंज भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 6, तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा इस कंसोल में? 16 क्यों आएगा? बताइए भाई, 16 क्यों आएगा? क्योंकि ये रिजॉल्व हो रहा है। रिजॉल्व में मैंने क्या अपनी बिजनेस लॉजिक लिखी है, 10 + 6 कर दो, 10 + 6 गया, इसमें आया, यहाँ पे आके ये कंसोल हो गया, तो 10 + 6 = 16। अच्छा, कंपाइल बहुत स्लो हो रहा है, तो मैं इसको वॉच मोड पे लगा देता हूँ। तब तक के लिए आप प्रॉमिस क्या होता है, डॉट देन क्या होता है, रिजॉल्व क्या होता है, ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जल्दी से। एक सेकंड, ये रहा आपका कोड। अब भाई रिजॉल्व तो हो गया, वादा पूरा हुआ, रिजॉल्व हो गया। व्हाट इफ अगर मैं वादा पूरा नहीं कर सका, तो उसके लिए मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा रिजेक्ट। और जब प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑफ कोर्स रिजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर रिजेक्टेड। ठीक हो गया जी। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस में मैंने कहा भाई अब रिजॉल्व रिजेक्ट दोनों है। अब हम क्योंकि रिजॉल्व पे बात कर चुके हैं तो अब हम रिजेक्ट पे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रिजेक्ट। रिजेक्ट में मैंने अब लिखा आएगा कोड नहीं, कोड तो खुला हुआ मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया ये CMD, और मैंने लिखा कंपाइलेशन पे मैंने लगाई थी, तो मैंने लिखा node.js। देखिए जैसे ही मैंने इसको चलाया तो ये मुझे एरर दे रहा है।
क्या एरर दे रहा है कैच नहीं लगाया कि भैया विदाउट दिस एरर ओरिजिनेटेड आइदर बाय थ्रोइंग इनसाइड ऑफ एन एसिंग फंक्शन विदाउट अ कैच ब्लॉक। ये क्या कह रहा है मेरा, ये क्या कह रहा है मुझे कि भाई आपने कैच ब्लॉक नहीं लगाया, और ये जो कैच जो रिजेक्ट होता है ना आपका जब प्रॉमिस, तो वो डॉट कैच में जाता है। अच्छा तो लगा लेते हैं। जैसे ही मेरा डॉट देन लगा हुआ है, इस डॉट देन के बाद देखिए गौर से, ये डॉट देन कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्लू कलर के ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। तो ये राउंड ब्रैकेट जो ब्लू वाला खत्म हो रहा है ना, उसके बाद में लगाऊंगा डॉट कैच। इसको लगाने का तरीका भी वही है, बस डॉट देन की जगह मैंने लिखा डॉट कैच, और इसके अंदर आ गया एक मेथड कॉल बैक फंक्शन। जब भी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो डॉट देन चलता है, जब भी आपका प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो वो डॉट कैच को ढूंढेगा। प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ डॉट देन चलेगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो डॉट कैच चलेगा। इसीलिए यहाँ पे इसने मुझे एरर दिया कि भैया कैच ब्लॉक तो लगाओ, हालांकि डॉट देन तो लगा हुआ था, भाई चला लेता, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि आपका प्रॉमिस यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, तो भैया कहा मैं तो डॉट देन को अपना जवाब बताऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट पास करने का तो पड़ेगा एरर नाम का। कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख लिया एरर, यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया एरर। अब मेरे पास कंसोल में होपफुली एरर आएगा, यू आर रिजेक्टेड। रिजॉल्व ही चला, रिजेक्ट ही चला ना मेरे पास। यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज कर लिया, तो मेरे पास मैंने कहा रिजेक्ट में, मैंने कहा भैया लिख दो 2 × 3। तो अब रिजेक्ट में मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। डॉट देन में आएगा कि डॉट कैच में आएगा, कैच में आएगा। अब आपको मैं और क्लियर हो जाए तो यहाँ पे एक लेबल भी लगा देता हूँ। मैंने लिखा ये डॉट देन है, एक स्ट्रिंग में मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा भाई ये डॉट कैच है। अब दोनों कंसोल लगे हुए ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, आप मुझसे सवाल पूछे भाई हम कैसे मान ले कौन सा कंसोल चल रहा है। तो देखिए जब कंसोल चलेगा तो देन और रिजल्ट आएगा, और जब कैच होगा तो कैच और एरर आएगा। तो अब क्या आएगा, देन और 6 आएगा या कैच और 6 आएगा, कैच और 6 आएगा, कैच और 6 आएगा। node.js देखिए कैच और 6 आएगा। अगर मैं यहाँ रिजॉल्व लगा दूं कि भैया अब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, तो अब देन 6 आएगा, कैच 6 आएगा, देन 6 आएगा। ठीक है, तो जब भी प्रॉमिस का ये सिंटेक्स है, जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होगा डॉट देन, प्रॉमिस रिजेक्ट होगा डॉट कैच चलेगा। ठीक है जी, जल्दी से ये चीज़ अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं, दोनों रिजॉल्व रिजेक्ट को एक साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखी हुई है अपनी रियल लाइफ। हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे, अब ये वर्ल्ड कप अगर ले आए तो प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व और चलेगा डॉट देन, और अगर वापस आ गए जो कि आ गए तो चलेगा रिजेक्ट और चलेगा डॉट कैच। तो अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? यस। क्लियर है चीज़ें? अभी करनी है तो मैंने पूछ लिया, दोबारा भी हम कर लें। मैंने लिखा लेट, एक फंक्शन बनाया क्रिकेट के नाम का, राउंड ब्रैकेट्स, और ये तो अब आपको रट दिया होगा इसका सेंटेंस। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, कि भाई हमारी टीम ने हमसे वादा किया। अब ये कॉल बैक फंक्शन लेते तो इस तरह से मैंने लिख दिया। ये कौन से 2 पैरामीटर्स लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक हो गया जी, ये मेरा प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट हो गया। रिटर्न का कीवर्ड लगाना लाजमी है। ठीक है जी, नहीं लगाएंगे तो मसला होगा। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ चेक करने के लिए। मैंने लिखा लेट इज विक्ट्री इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ट्रू है तो इस विक्ट्री का मतलब हम जीत गए, फॉल्स है तो हम हार गए। तो अभी मैंने इसको ट्रू रखा है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक इफ स्टेटमेंट। कहाँ पे लगाऊंगा, मेरी इस प्रॉमिस की फंक्शन में। ठीक हो गया जी।
मैंने यहाँ पे लिखा इफ राउंड ब्रैकेट्स के कर्ली ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट ना, राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ये हो गई मेरी इफ स्टेटमेंट तैयार। इफ स्टेटमेंट जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। मैंने लिखा इफ इज विक्ट्री, ये इज विक्ट्री क्या है, ये वेरिएबल है। इफ इज विक्ट्री इज इक्वल्स टू ट्रू, अब मैं यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू ट्रू लिखूं या ना लिखूं, एक ही बात है, वो खुद ही इसको ट्रू कंसीडर कर लेगा। सही है, मैंने लिखा इफ इज विक्ट्री इज ट्रू तो रिजॉल्व चले, पहले रिजॉल्व आएगा, अभी कंसोल नहीं आएगा, V1। अब एल्स स्टेटमेंट भी मैं यहाँ फौरन से लगा देता हूँ। देखिए इफ लगाया कि अगर हम मैच जीत गए तो यानी जो वादा था वो रिजॉल्व हो गया, हम जीत गए। एल्स कहाँ लगेगा, इस इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट्स के बाद में लिखा एल्स में कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लगता, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगता है। अगर हम हार गए तो यानी चलेगा रिजेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वी लॉस्ट। अब ये हो गया मेरा यहाँ पे एक क्रिएट क्या प्रॉमिस और मेरा एक फंक्शन। विक्ट्री का वेरिएबल रखा, इसको ट्रू रख दिया। प्रॉमिस किया मैंने, अब इफ एल्स लगाया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हम प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लगाते हैं। मैंने लिखा भाई अगर हम जीत गए तो रिजॉल्व में लिख दो V1, एल्स हार गए तो रिजेक्ट चलाओ, उसमें रख दो V लॉस्ट। अब ये फंक्शन ऐसे तो चलेगा नहीं, इसको कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है मेरे क्रिकेट, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, क्रिकेट राउंड ब्रैकेट्स डॉट देन राउंड ब्रैकेट्स। क्या सिंटैक्स है इसका, एक और अपने अंदर एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब मुझे इसके अंदर पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स इस तरह से, और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया किसको, रिस्पॉन्स को। अब इस कोड को देखें और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, V1 आएगा कि V लॉस्ट आएगा। V1 क्यों आएगा, क्योंकि इफ रिजॉल्व है, ठीक है। और इस वजह से भी आएगा क्योंकि इफ इज विक्ट्री का जो वेरिएबल है ना यहाँ पे ट्रू है, तो अगर हम मैच जीते, जो कि यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ इज विक्ट्री इज ट्रू जो कि यहाँ पर है, तो मैंने कहा मेरी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, रिजॉल्व। रिजॉल्व किसको ढूंढता है, डॉट देन को, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1। अगर मैंने यहाँ इसको रिजेक्ट किया, जैसे ये इस विक्ट्री के वेरिएबल को मैंने कर दिया फॉल्स, अब मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या मैंने रखा, भाई मेरे जो इफ इस विक्ट्री का वेरिएबल है वो फॉल्स है। अब मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ कि एल्स चलेगा, एल्स में रिजेक्ट है, रिजेक्ट किसको ढूंढता है, डॉट कैच को। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैच, और यहाँ पे इसका मैंने इसको भी चेंज कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, V लॉस्ट। तो दोनों को हमने साथ चला के भी देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी वही बात कि भाई जब क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो वो शुरू होके फ़ौरन तो ख़त्म हो नहीं जाता, यानी उसको टाइम लगता है। टाइम लगता है मतलब सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है। और एसिंक्रोनस के लिए हमने क्या कौन सा फंक्शन देगा, सेट टाइम आउट। तो मैं रिजॉल्व फंक्शन में एक सेट टाइम आउट लगा दूंगा, राउंड ब्रैकेट्स, और इसको ये भी एक कर्ली ब्रैकेट एक्सेप्ट करता है। मैंने कहा भाई 1000 सेकंड का डिले हो और उसके बाद रिजॉल्व हो, ठीक है। अच्छा 100 का 1000, यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट को इस तरह भी कॉपी किया, और यहाँ पे रिजेक्ट में मैंने लिख दिया V लॉस्ट। मैं आंसर भी चेंज कर देता हूँ कंसोल में, ताकि आपके पास एक डिफरेंट आ जाए। अच्छा, अभी हमने सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन भी देखी। भाई मैच चल रहा है और मैंने आपसे पूछा भाई कौन जीता, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, अभी तो मैच चल रहा है। भाई मैच के दौरान अगर मैं पूछूं कौन जीता, तो आप क्या जवाब देंगे, मैच चल रहा है। तो यहाँ मैं कंसोल करा देता हूँ मैच, ताकि मेरे पास एक मैसेज भी तो आए, मैच इन प्रोग्रेस। तो मेरे पास अब ये देखिए वही बात हो गई जो हमने सबसे पहले देखी। सबसे पहले देखिए कंसोल डॉट लॉग है, यानी सिंक्रोनस है। क्या है, सिंक्रोनस, इसको चलने में कोई डिले नहीं आ रहा। यानी सबसे पहले मैच इन प्रोग्रेस होगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगी, कौन जीता कौन हारा, उसके बेसिस पे आंसर आएगा, और फिर डॉट लाइन डॉट कैच चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया V1, और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ तुमसे ना हो पाएगा, जो कि वाकई नहीं हुआ।
पाएगा। ठीक है जी। अब मुझे बताइए फॉल्स है, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूं। अब देखें मैच इन प्रोग्रेस फौरन से आ जाए। एग्जाम्पल तो हमारी रियल वर्ल्ड है, हमारे साथ हर साल होता है। तो अब समझे ये जावास्क्रिप्ट कैसे चला रहा है इसको। मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे सेट टाइम आउट भी अपने लगा दिया। मैंने कहा इज विक्ट्री ट्रू। सबसे पहले मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया और यहाँ कंसोल करें मैच इन प्रोग्रेस। मैच इन प्रोग्रेस क्योंकि सिंक्रोनस है तो ये फौरन से आ जाएगा, लेकिन इज विक्ट्री रिजॉल्व और रिजेक्ट सेट टाइम आउट के अंदर है तो इनको 1000 मिली सेकेंड्स का यानी 1 सेकेंड का डिले आएगा। ठीक है। अब आप देखिए इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। देखिए सारी नजरें स्क्रीन पे, मैच इन प्रोग्रेस फौरन से आ गया लेकिन 1 सेकेंड बाद V1 आया। मैं इसको थोड़ा डिले बढ़ा दूं ताकि आपको ये नजर नहीं आए। 2500 मिली सेकेंड मतलब 2.5 सेकेंड। ठीक है। अब मैंने लिख दिया, देखिए मैच इन प्रोग्रेस फौरन से आ गया लेकिन 2.5 सेकेंड के एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास मेरा मैसेज आया। अब इसको मैं अगर फॉल्स भी कर दूं तो आपको पता है प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को। देखिए मैच इन प्रोग्रेस फौरन से आ गया और ये जो मेरा रिजॉल्व रिजेक्ट का जो मैसेज था वो 2.5 सेकेंड के बाद आया। फाइनली भी लगा दें। हाँ ठीक है। तो ये था रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये चीज़ ज़रा अपने बराबर वाले को समझाइए। ये रहा कोड आपकी स्क्रीन पे। ये पूरा ही कोड है। हाँ बस ये ऊपर विक्ट्री का वेरिएबल है और नीचे आखिरी डॉट कैच है। ये इसी स्क्रीन पे पूरा कोड आ रहा है। सर थोड़ी नीचे करिएगा कैच चला। लेकिन जब आप डॉट फाइनली लगाते हैं, डॉट फाइनली आपका डॉट देन के साथ भी चलता है और ठीक है। डॉट देन डॉट फाइनली आपका जब डॉट देन चलेगा तब भी चलेगा और डॉट कैच चलेगा जब भी डॉट फाइनली चलेगा। यानी डॉट फाइनली आपका देन के साथ भी चलेगा और कैच के साथ भी चलेगा। अब इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। भाई अगर हम मैच जीते या वर्ल्ड कप जीते या वर्ल्ड कप हारे, दोनों सूरतों में एक चीज़ तो होनी है, घर तो वापस आना ही है। सही है ना भाई। दूसरी कंट्री में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खत्म हो गया जैसे कल हो गया ना, तो वापस भी तो आना है। तो मैं लगाऊंगा डॉट फाइनली। डॉट फाइनली का सेंटेक्स भी बिल्कुल वही है, लिखा डॉट फाइनली और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करा दिया। इसमें आप पैरामीटर आर्गुमेंट दे भी या ना भी, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग फ्लाइट पकड़ो। तो डॉट देन चलेगा या जैसे अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो भी फ्लाइट पकड़ के घर वापस आना है, या वर्ल्ड कप अगर हार गए तो भी फ्लाइट पकड़ के वापस आना है। यानी डॉट देन चला तो भी डॉट फाइनली चलेगा, डॉट कैच चला तो भी डॉट फाइनली चलेगा। अभी देख लें, मैंने इसको चलाया, मैच इन प्रोग्रेस, तुमसे ना हो पाएगा यानी रिजेक्ट चला, रिजेक्ट ने ढूंढा डॉट कैच को और डॉट कैच के साथ फाइनली चल गया। सही है। फाइनली हर सूरत में चलेगा। फाइनली का क्या मतलब है? आखिरकार। अब आखिरकार जो भी होना है वो तो होके रहता है। मैच इन प्रोग्रेस का मैसेज आया, रिजेक्ट चला, रिजेक्ट ने ढूंढा डॉट कैच को, डॉट कैच ने चला दिया अपने साथ डॉट फाइनली को भी। अब अगर मैं इसको ट्रू करता हूं यानी अपने इस विक्ट्री के वेरिएबल को ट्रू किया यानी मैच इन प्रोग्रेस, हम जीत गए, तो रिजॉल्व चलेगा। रिजॉल्व किसको ढूंढेगा? रिजॉल्व किसको ढूंढता है? डॉट देन को। डॉट देन के साथ भी फाइनली चलेगा। मैच इन प्रोग्रेस, V1 और फ्लाइट पकड़ो, यानी जो डॉट फाइनली का मैसेज था वो मेरे पास दोनों केसेस में आया। डॉट फाइनली का मकसद पर्पस अपने बराबर वाले से डिस्कस कीजिए। फाइनली को पैरामीटर पास किया जा सकता है, वैसे किस तरीके से कर सकते हैं?
फिलहाल हमारे इस एग्जांपल में फाइनली को ये जल्द बनता नहीं है खुद कर रहे इस वक्त पैरामीटर देना। तो अगर मैं इस कॉलबैक फंक्शन को शायद पता नहीं, मैंने कभी इसको इस तरह यूज़ नहीं किया डॉट फाइनली, ठीक है। अब आप में अगर किसी का इतना जिगरा है तो वो लिखे भाई फिर ये, अब ये प्रोफेशनल्स भी नहीं लिखते। अब इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होता है, यानी आपने किसी से वादा किया, जब प्रॉमिस चला तो वो होगा रिजॉल्व। आपने किसी से वादा किया, जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई प्रैक्टिस करके आना, तो मैंने आपसे कहा भाई वादा करो, आपने कर लिया, प्रैक्टिस करके आए, प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व कि भाई आपने प्रैक्टिस कर ली, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था सब हो गया। तो वो ढूंढेगा डॉट देन को, और आप डॉट देन में कहेंगे हाँ हमने प्रैक्टिस कर ली, कंसोल में हमें सब समझ आ गया। सही है, प्रॉमिस हुआ, रिजॉल्व, आपने कहा हाँ भाई मैंने प्रैक्टिस कर ली है, और रिजॉल्व फंक्शन में आपने लिख दिया हमें सब समझ आ गया है, और वो डॉट देन को फाइंड करेगा और आपका मैसेज आ जाएगा। सही है, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं की, वादा पूरा नहीं किया, मतलब प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को। सही है, प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को। आपने कोई भी बहाना कर दिया, हम भूल गए, लैपटॉप खराब हो गया, विंडोज़ उड़ गई, ऐसा होता है ना, जब भी टीचर कुछ बोलता है विंडोज़ पहले उड़ जाती है, तो रिजेक्ट में आपने लिख दिया विंडोज़ उड़ गई, यहाँ पे विंडोज़ करप्टेड, और डॉट कैच में आपका मैसेज आ जाएगा। प्रॉमिस हुआ रिजॉल्व, ढूंढेगा डॉट देन को, प्रॉमिस होगा रिजेक्ट, ढूंढेगा डॉट कैच को, और दोनों सूरतों में फाइनली तो चलेगा ही। ठीक है, दोनों सूरतों में फाइनली तो चलेगा ही। आपने प्रैक्टिस की तो भी मैं बोलूँगा वेरी गुड, नहीं की तो भी हम बोलेंगे वेरी गुड। तो डॉट फाइनली दोनों केसेस में चलेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस करेंगे तो लैपटॉप वगैरह आप अपना उठाएंगे, फिर टाइम लगेगा ना इस एग्जीक्यूशन में, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले आएगा, यानी एसिंक्रोनस टास्क है ये। आप करने बैठेंगे प्रैक्टिस, 2-3 घंटे तो लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो प्रॉमिस एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया सेट टाइम आउट। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जैसे आप गए किचन में, अब ये एग्जांपल लड़कियों को ज़्यादा समझ आएगी, आप किचन में गई, आपने कहा हम खाना बना के लाएंगे, खाना बना दिया, प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व, और आपने यह कर दिया रिजॉल्व, खाना बन गया, दस्तरखान पे आ जाओ, और डॉट देन में आपने ये मैसेज पास कर दिया। अगर फॉर एनी रीज़न आप खाना नहीं बना सकी, फॉर एग्जांपल गैस चली गई, रिजेक्ट में आपने लिख दिया गैस चली गई, और रिजेक्ट ढूंढेगा किसको, डॉट कैच को। सही है, तो ये होता है प्रोमिसेस। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है चेनिंग का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आप लोग पढ़ेंगे, मैं तो आज एक ही क्लास के लिए आया था। चेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है सुन लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको आसानी रहे। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। भाई मैच जीत गए तो किसी ना किसी को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। अब यहाँ इस डॉट देन में आप लगा देंगे उस मैन ऑफ द मैच, फॉर एग्जांपल बाबर आजम को मिल गया। आपने डॉट देन में लिखा, अच्छा एक चीज़ रिटर्न यहाँ पे भी लगाना लाजमी होगा, आपने लिखा रिटर्न के मैन ऑफ द मैच किसको मिल गया, बाबर आजम। तो एक डॉट देन में आपने सबसे पहले रिस्पॉन्स कंसोल कराया, भाई क्या होता है, मैच जीत गए, फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। अब आपने यहाँ लिख दिया किसको मिला, रिटर्न स्टेटमेंट में बाबर आजम। फिर क्या हुआ, इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ये डॉट देन है, ठीक है, ये डॉट देन है, इसके बाद एक और डॉट देन लग सकता है, ये होती है चेनिंग। एक और डॉट देन लगा, चेनिंग का क्या मतलब है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हो वो चेन होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हो वो क्या होता है, चेन होता है। तो ये डॉट देन भी इस डॉट देन से कनेक्टेड है। अब मैंने इस डॉट देन में मैन ऑफ द मैच बाबर लिखा, ये डॉट देन का रिस्पॉन्स जो कि रिटर्न स्टेटमेंट में, अब रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब समझ आया कि मैं जावास्क्रिप्ट को कह रहा हूँ भैया वैल्यू ला के दो। इस रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने लिखा मैन ऑफ द मैच बाबर। अब
इज मैन ऑफ द मैच बाबर का जो मैंने मैसेज लिखा है ना, वो चलेगा इज डॉट देन में, दूसरे वाले। आपने गेम तो खेली होगी, अगर नहीं खेली तो नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट भी पता ही होगा। उस गेम का क्या नाम है? पासिंग द पिलो। सुन रखा है नाम? जी हाँ। इस गेम में क्या होगा? वो तक एक पिलो अगर इनके पास है, वो अपने बराबर वाले को पास करेंगे, फिर वो अपने बराबर वाले को, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। इसी तरह से ये गेम खेली जाती है और यहाँ से लेके फिर आखिरी तक एक एक करके वो पिलो पास होता रहेगा। तो ये डॉट, ये जो है क्या कहते हैं, चेनिंग भी इसी तरह काम करती है। एक डॉट देन का रिस्पॉन्स जाता है अगले डॉट देन में। मैंने लिखा भाई मैन ऑफ द मैच बाबर है, तो यहाँ पे मैंने चलाया, तो देखिए पहले मैंने इसको प्रूव कर रखा है, जी हाँ। तो मैंने मैच इन प्रोग्रेस किया, V1 मैन ऑफ द मैच बाबर। अब फ्लाइट पकड़ो इसलिए आया क्योंकि फाइनली लगाया हुआ, इसको मैं 2 सेकंड के लिए हटा देता। ठीक है, अब मैं एक और डॉट देन लगा सकता हूँ। अभी आप, मैं इसका एक जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, रिटर्न लगाया मैन ऑफ द मैच बाबर, ये डॉट देन इस डॉट देन से कनेक्टेड है, तो इसका रिस्पॉन्स गया इस पैरामीटर में और इस पैरामीटर में दूसरे कंसोल में आपके पास आ गया मैन ऑफ द मैच बाबर। अगर मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा दूं तो अब आपको देखें यहाँ क्या मिलेगा, मैच इन प्रोग्रेस V1 अनडिफाइंड, यानी जावास्क्रिप्ट से आप वैल्यू तो मांग रहे हो लेकिन आपने इसको दी नहीं है, तो ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट। होपफुली अभी और क्लियर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब आपने कहा भाई रिटर्न स्टेटमेंट, बाबर को मेरा तो मैच मिल गया, बाबर ने कितने बनाए? 30 बॉल में 100 बना दिए। 100 बॉलों पे 100। अच्छा, 100 बॉलों पे 30 रन, तो आपने लिख दिया 100 ऑफ 30। अब इस डॉट देन का रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे इस डॉट देन के रिस्पॉन्स के लिए एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा। चल अच्छा, डॉट देन पहले लगाने से पहले मैं चला के भी देख लूँ। मैच विनर तो वही होता है जो बड़े मैच में नोट जेएस मैच इन प्रोग्रेस। पकड़ है हमारे पास, वो असल हमारा। अच्छा, ये भी नहीं चाह रहा बाबर को मेरा अटक गई। पकड़ में अच्छा, इसको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने डॉट देन नहीं लगाया ना, तो शायद इस वजह से ये अटक गई। हो सकता तो है मैच मेरी एग्जीक्यूशन में कुछ मसला हो, दोबारा इसको चला के देख लेते। अच्छा, आ गया, पीछे कुछ मसला है। देखिए, मैच इन प्रोग्रेस V1 मैन ऑफ द मैच बाबर तो आ गया, लेकिन बाबर ने कितने बनाए रिटर्न स्टेटमेंट में? ये तो मैंने रिटर्न भी करा दिया, लेकिन क्योंकि इसका डॉट देन नहीं लगा, तो अब ये लगाना जरूरी है। अब कितने बनाए, ये इस डॉट देन में आएगा, तो अब आप देख लीजिए मैच इन प्रोग्रेस। V1 मैन ऑफ द मैच बाबर 100 ऑफ 30, तो एक डॉट देन का रिस्पॉन्स दूसरे डॉट देन में आ रहा है, वही पासिंग द पिलो वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डॉट देन का रिस्पॉन्स इस डॉट देन में आ जाए, इसको ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है चेनिंग। अच्छा, आप डॉट देन जो है ना, ये जो अपना रिस्पॉन्स है ना, डॉट कैच में भी पास करा सकते हैं। वैसे ही जैसे अभी जो मैंने खाने की एग्जांपल दी, आपने खाना बनाया, खाना बन गया, डॉट देन चल गया। अब खाना कैसा बना, यहाँ पे आपने लिख दिया फूड इज रेडी। खाना किस तरह बना, बहुत टेस्टी था, आपने लिख दिया यहाँ पे टेस्टी, और अगले कंसोल अगले डॉट देन में आप लिख देंगे फूड वॉज टेस्टी। अगर फॉर एनी रीजन आपका खाना नहीं बन सका, जैसे हमने कहा ना गैस चली गई, तो यानी खाना नहीं बन सका, आपने खाना बनाने का प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट चलेगा, तो डॉट कैच को ढूंढेगा। अब आपने डॉट कैच में भी ना आप अपना रिस्पॉन्स पास कर सकते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े से फ्रेश हो, यानी माइंड में हो। अब डॉट कैच में आपने लिखा यार गैस चली गई, अब डॉट कैच में भी आप एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा सकते हैं। डॉट कैच में भी आप रिस्पॉन्स रिटर्न करा सकते हैं। जैसे आपके खाने की गैस चली गई, आपकी गैस चली गई, तो आप क्या करेंगे, खाना तो बना नहीं, तो अब आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देंगे कि भाई अब करना क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेंडर पे खाना बना लिया या बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट में अगर आपका कोई एरर आया ना, तो उस रिटर्न कैच में अगर आपका कोई एरर आया ना, जो कि जाहिर सी बात है आया ही होगा, तो उसके बिहाफ पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी चीज़ें बता सकते हैं। खाना आपका नहीं बन सका, अब आपको डिसीजन लेना है, या सिलेंडर में गैस भरा के आओ, सिलेंडर पे पका लो, या बाहर से ऑर्डर कर लो। सही है। अब इसी एग्जाम्पल को, ये जो मैं कह रहा हूँ ना खाना बनाने वाली एग्जाम्पल, ये आपने घर जाके एग्जीक्यूट करनी है। कोड आपको मिल जाएगा, इस कोड को नज़र में रखते हुए कीजिएगा।
कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डिस्कॉर्ड लिंक्डइन पे दोनों जगह अवेलेबल हूँ। अब हमारा मैच हुआ, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। अब आपने देखा डॉट देन, तो डॉट देन को पास कर रहे हैं। हम मैच हार गए, तुमसे ना हो पाएगा और चलेगा डॉट कैच। अब जब हम मैच हारते हैं तो क्या होता है, अजीब वगरीब बातें होती है, ये इससे हार जाए, वो उससे हार जाए, बारिश हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। यानी मैच हम हारे तो अब जो बातें हुई ना कि ये उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, तो यानी ये मेरे एरर पे रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है, एरर के बाद भी तो रिस्पॉन्स देना होता है ना। जैसे आपने कहीं लॉगिन किया, आपने लॉगिन भेजा, आपके पासवर्ड जो थे वो गलत थे, तो आपने मैसेज रिटर्न करा दिया इनवैलिड रिस्पॉन्स। ये डॉट कैच में आपने लिख दिया क्या, इनवैलिड रिस्पॉन्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड, एंटर पासवर्ड अगेन, यानी आपने जो ये एंटर पासवर्ड अगेन कहा ना, ये डॉट कैच में आप लगा सकते इस तरह से। तो आप डॉट कैच में यहाँ पे लिख दीजिए कुदरत का निज़ाम। अब इस डॉट कैच को भी हैंडल करने के लिए एक डॉट देन लगेगा, क्योंकि डॉट देन क्या होता है, प्रॉमिस का रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए होता है। तो इस डॉट देन को भी मैं एक डॉट कैच लगा सकता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैंने जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा, कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जाहिर सी बात है मिस आएंगी, वो अपनी कोई दूसरी एग्जाम्पल लेके आएंगी, तो अच्छी बात है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैच इन प्रोग्रेस, तुमसे ना हो पाएगा, कुदरत का निज़ाम, ठीक है जी। इसका कोड आपको सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और जो मैंने कुकिंग वाली एग्जांपल बताई है उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी आपको सवाल हो डिस्कॉर्ड में, लिंक्डइन पे मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा।